तो खबर रामपुर से है, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के चाकू का जिक्र कर प्राचीन धरोहर की पहचान जब लोगों के सामने रखी तो दुनिया भर के लोगों का ध्यान रामपुरी चाकू की ओर आकर्षित हुआ और वो लोग इंटरनेट पर इसके इतिहास को जानने की कोशिश भी करने लगे। कहा जाता है कि रामपुर के नवाब हामिद अली खान ने एक खास चाकू जर्मनी से मंगवाया था और वो उसकी खासियत से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी सियासत के सबसे प्रसिद्ध कारीगर को हूबहू वैसा ही चाकू तैयार करने को कहा और उसके बाद कारीगर ने जो चाकू तैयार किया वो जर्मनी के चाकू से कहीं ज़्यादा बेहतर तैयार हुआ और रामपुर में लोगों ने इसे चाकू उद्योग के तौर पर पुश्तैनी कारोबार बना लिया। रामपुर की पहचान रामपुर के चाकू से था, तो कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों अपनी एक जनसभा में रामपुरी चाकू का जिक्र किया था। ये 100 साल पुराना चाकू आज अपनी पहचान खोता जा रहा है। इसी पर बात करेंगे पुश्तैनी कारीगर से जो अभी भी इस कारोबार को जीवंत किए हुए हैं। जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप इस चाकू के इतिहास के बारे में बताएं। सबसे पहले मेरा चाकू का तो मेरा नाम यामीन अंसारी। चाकू का इतिहास 100 साल का है। चलता था, अच्छा चलता था। हमारे दौर में हम जब सीखने जाते थे तो बहुत अच्छा चलता था, कोई पाबंदी भी नहीं थी। ढलियों में रख के बिकता था पहले, मगर ये पाबंदी लगते लगते आज ये नतीजे में आई कि ये ख़त्म हो गया। लोगों ने कुछ छोड़ दिया, कुछ लोगों ने इसको बंद कर दिया और आज ये 3 साल से इसको चालू करा हुआ हूँ मैं, क्योंकि मेरे डीएम साहब आए थे तो उन्होंने अंजना कुमार साहब ने ये काम चालू कराया कि बोले रामपुर की सनत को बंद नहीं करो, ये रामपुर का ये भी एक इतिहास है। तो हमने कहा सर ये यहाँ पे बिकता है, इतना कम बिकता है, इसमें मजदूरी नहीं होती, इसलिए ये चाकू का कारोबार है ये, इसलिए दूसरा काम करते हैं। बोले नहीं, अब तुम करो उसको, अपना भी बेचो। जैसे कि चाकू काफ़ी प्राचीन है, 100 साल पुराना है और तो इसकी का ना बिकने की क्या वजह है? पहले तो ये नवाब लेके आए थे कहीं से डिज़ाइन, यहाँ के लोगों ने इसको मेहनत करके यहाँ से बनाया ये, और ये लोया है, ये पीतल है, सब यहाँ से मुरादाबाद से आ जाता है। मगर ये पाबंदियाँ लग गई कि इससे मर्डर होते हैं, मतलब हमारे रामपुर से ही मर्डर होते हैं खाली, बाकी चाइना से या अमेरिका जापान के खंजरों से नहीं होते हैं, वाली हमारे रामपुर से होते हैं। आप इन चाकू के बारे में बताएं थोड़ा सा विस्तार से कि किस तरीके से इन्हें तैयार किया जाता है, इनके डिजाइन वगैरह और इसका जो मटेरियल है। ये पीतल ये मुरादाबाद से ढल के आता है, ये ब्लैक लकड़ी सींग वहाँ से संबल से आता है, बाकी सारा हम यहाँ कूट के बनाते हैं। यानी इसका कोई मटेरियल जो है मिलता है कच्चा, बनी कोई पुर्जा नहीं मिलता है। इसका पुर्जे सारे जो भी हम बनाते हैं इसके हम खुद ही बनाते हैं। तो हमारा योगी जी से मेरी गुजारिश है ये कि मेरे इस काम को बढ़ावा दें, जो मेरे इसमें हिंदू भाई भी जुड़ें, वो भी आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इसकी पाबंदी हटे तो हम भी इसको बेचें। वो भी परेशान हैं, वो भी क्या करें, उन्होंने एक ज़माना हो गया काम करते करते बेचते बेचते क्या करें वो। और मेरी योगी जी से ये गुजारिश है कि मुझे एक बार मिलने का मौका दें, आपकी बड़ी मेहरबानी कृपा होगी, जब मुझे एक मौका देंगे मैं आपको बाकी बता दूंगा। जी धन्यवाद इतना जानकारी के लिए। हम जो ये चाकू है ये लोगों में डर और भय पैदा करता था, लेकिन अब इसे ज़रूरत है कि शिल्प के तौर पे एक उद्योग स्थापित किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। डेली 24 भारत के जिला अधिकारी शर्मा। तो 2 मार्च 2010 को होली के दौरान हुए दंगे के मुख्य मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान की तलाश में पुलिस बंगाल से लेकर राजस्थान और दिल्ली की खाक छान रही है। आपको बता दें कि मौलाना की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रेमनगर और कोतवाली पुलिस ने सौदागरान स्थित आवास पर नोटिस चस्पा कर दिया। दंगे के केस की सुनवाई कर रहे एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने समन जारी कर मौलाना को 11 मार्च कोर्ट में तलब किया था। हालांकि इसके बाद मौलाना कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो 13 मार्च को NBW जारी कर दिया गया और अब तक मौलाना के खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। कोर्ट ने SSP को व्यक्तिगत तौर पर मौलाना को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। फरार मौलाना की गिरफ्तारी के लिए बरेली पुलिस की कुल 12 टीमें लगी हुई हैं। टीमें राजस्थान के अजमेर, जयपुर, भरतपुर समेत बंगाल, दिल्ली और आसाम में
तलाश कर रही है। वहीं आईएमसी के पदाधिकारी भी इस मामले में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस के पास 3 मोबाइल हैं जिन पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई है और उसी के आधार पर ही पुलिस टीमें बी पार्टी से भी पूछताछ करने का प्रयास कर रही है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूथ आइकॉन के रूप में जाने वाले मशहूर यूट्यूबर और एल्विश यादव की याचिकाओं पर वकील की हड़ताल होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और अब ये याचिका कल लगाई जाएगी। आपको बता दें कि खबर है कि पुलिस के सामने एल्विश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और ये भी स्वीकार किया कि वो सांपों की जहर रेव पार्टी के लिए मंगवाया करता था, जिसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस 8, 20, 27, 27A, 29, 30 और 32 धाराएं के तहत ही कानून के जानकार कहते हैं कि इन धाराओं में एल्विश को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि एनडीपीएस सारा नॉन अवेलेबल होता है और इसमें कम से कम 10 साल की सजा जरूर होती है, लेकिन जो पदार्थ बरामद होता है उसकी कैपेसिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। मिनिमम क्वालिटी होने पर जमानत न्यायाधीश ही जमानत दे सकते हैं। जहाँ तक इसके ऊपर सेक्शंस की बात है, जो सेक्शन लगे हैं 284, 289 आईपीसी के जो सेक्शन लगाए हुए हैं उनमें पॉइजन के बारे में कहा गया है, लेकिन उसमें मात्र 6 महीने की कारावास या 1000 रुपये जुर्माने का प्राविधान है। और आगे जो वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनमें जानवरों को प्रतिबंध किया है। जानवरों को रखना, ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, उनके जो है जो वैन में उन्हें अपने पास में रखना, बेचना, खरीदना उसका है। ये देखिए, सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।